हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि यूपीएससी मेंस 2022 का शुरू हो गए, एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो कल था एसए का एग्ज़ाम और आज है जीएस 1 का और शाम को है जीएस 2 का। तो अभी हमारे पास जीएस 1 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आज हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भी यूपीएससी ने क्या ट्रेंड रखा है, क्या किस में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या हम किसको सिर्फ अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसी को पढ़ के कवर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या यूपीएससी ने पूछा है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडाइवल इंडियन। और यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया, इसमें मिडाइवल का क्वेश्चन आ गया। क्योंकि अब आपने काफ़ी टाइम से सुना होगा, अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी, कि मिडाइवल इतना ज़रूरी नहीं है ना पढ़ो, पर यूपीएससी में देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले मिडाइवल। तो जिसने मिडाइवल पढ़ा होगा तो वो अपने 10 नंबर सिक्योर कर रहे हैं, नहीं तो आपका 10 नंबर सीधे जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी में कुछ छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो क्या पता यूपीएससी का क्या पूछ ले। को पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दिस डेज। वैसे तो ये मुझे लगता है कि ये टेम्पल स्ट्रक्चर वाला है, तो आर्ट एंड कल्चर का जिसने पढ़ रखा, आर्ट एंड नितिन सिंघानिया अगर आपने पढ़ रखी है या फिर 11th की एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ रखी है, तो उसमें से थोड़ा सा आप ये आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन बन रहा है और साथ में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन रहा है। ये दो कवर हो रहे हैं ना, इसलिए यूपीएससी में कहते हैं कि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन रहा है। तो जिसने पढ़ा होगा वो तो कर लेगा, फिर भी फिर भी एक थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो हम इसमें कुछ तो जैसे 150 शब्दों का है तो नहीं तो आप 50 शब्द तो लिख ही सकते हो, अगर आपने थोड़ा भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा। और सेकंड है, व्हाई डिड आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर win consistently against the more numerous and better equipped army of Indian rulers, give reason। इसमें पूछा गया है कि जो ब्रिटिश थे उनकी आर्मी कैसी इतनी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सक्सेसफुल थी। तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, ज़्यादा उनकी मेंटेन्स थी आर्मी, तो इसलिए वो जल्दी मतलब इतनी अच्छे से वो जीतते थे। इसलिए यही मोस्टली स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी स्पेशली उसी से पूछा गया है, स्पेक्ट्रम थे, तो ये भी इजीली हम लिख सकते थे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो इसने जो बस एनसीईआरटी का शायद ज़्यादा इसमें फोकस जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से दी गई हैं रॉक्स वगैरह। तो वही जो है मेटाफॉर्फिक रॉक एंड इग्निक्स रॉक्स, ये सब उसी में आएगा। नेक्स्ट है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरिया गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये स्पेशली जो न्यूज़ में कितना रहा है साइक्लोन का, आईएमडी की प्रेडिक्शंस कितनी आई हैं, उनके फोरकास्ट वेदर की है ना, ये स्पेशली उसमें से पूछा गया है। तो ये बिल्कुल जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो इजीली, बहुत इजी हो सकता है हम लोगों के लिए। ये देखो, डिजास्टर से मैनेजमेंट में से भी क्वेश्चन बन रहा है कि साइक्लोन को मतलब क्या कैसे मैनेज करना, या फिर क्या मीनिंग है इन चीज़ों का, है ना। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन उसी में से बन रहा है कि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करने का स्पेशल यही फ़ायदा है कि यहाँ पर डेली हम पढ़ते हैं तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में वो रह जाता है और ऐसे एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट है, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। ये भी ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से करी हुई है या फिर जीसी लियोंग अच्छे से करी हुई है, तो वो लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये होता है कि यहाँ पे हमें इजी लगता है कि ये लिखा जा सकता था कि पर जो दिमाग एग्ज़ाम सेंटर में जो दिमाग में प्रेशर रहता है उसमें जो याद भी होता है ना वो ही भूल सकता है। बस वो काम आती है वहाँ पे जो प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस, तो वही आपके काम आती है। इसलिए हमें आंसर राइटिंग को टॉपर से भी इतना ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आंसर राइटिंग अच्छे से करें, हर एक चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो स्पेशल ही करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक कहते हैं ना, एक रॉक है, एक कहते हैं रीढ़ की हड्डी, एक समझ लो कि जो हमें आंसर राइटिंग तो ये कि मेंस में हमें क्लियर कराने में सबसे ज़्यादा इसी का ही हेल्प होने वाला है। तो आंसर राइटिंग आप लोग अच्छे से करें। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ वाइंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। इसमें बेसिकली पूछा गया कि वाइंड एनर्जी का, ये इसकी पोटेंशियल का एंड रीज़न फॉर देयर लिमिटेशंस, है ना, बेसिकली यही है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वाइंड एनर्जी का ये है कि अभी हमने देखा था शायद तेलंगाना में एक वो लगाया गया है, ऑफशोर प्लांट लगाया गया है इसका वाइंड एनर्जी के लिए। तो ये शायद इसलिए न्यूज़ में था तो आ गया। और उसके बाद इसकी ये पूछा कि लिमिटेड कैपेसिटी क्यों है इसकी, या फिर लिमिटेड क्यों अभी इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश क्यों नहीं हुए, तो इसके लिए है। तो जो इससे हमें पता लगता है कि जो चीज़ें स्पेशली न्यूज़ में है वो तो हमें बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी ही करनी है। बाकी जो हमारे हाथ में है वो हम अपनी तरफ से अच्छा करके जाएं, बिल्कुल कि उसमें कोई गलती ना हो, चाहे वो प्री हो चाहे जीएस हो। बाकी तो जो अपने हाथ में नहीं तो उसका हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 8th। और 8th क्वेश्चन जो है, एक्सप्लोर द एंड एवल्यूएट द impact of work from home on family relationships। ये देखो ये कितना ज़्यादा न्यूज़ में है, स्पेशली आफ्टर कोविड ये कितना ज़्यादा न्यूज़ में है। वर्क फ्रॉम होम अभी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल ने या फिर कुछ अच्छी अच्छी कंपनी ने सब ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, तो ये कितना ज़्यादा न्यूज़ में है। तो वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है क्वेश्चन, है ना, वर्क फ्रॉम होम। हमें लगता है कि यूपीएससी कुछ टेक्निकली पूछेगा, कोई साइंटिफिकली पूछेगा, या फिर कुछ जो है कोई फैक्चुअल पूछेगा, या फिर, है ना। तो वर्क फ्रॉम होम इज़ वेरी कॉमन टर्म, है ना, जो हम ये लोग इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें जो जर्नल चीज़ें हैं स्पेशली उस पर अच्छे से हमारे जो आसपास हमारे हो रहा है उस पर अच्छे से हमें नॉलेज हो इस बारे में, उस पर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें माइंड में रेडी रखें, तो मुझे लगता है कि मेंस ईज़िली हम निकाल सकेंगे। तो अभी वर्क फ्रॉम होम पे वैसे तो काफ़ी सारी इतने ज़्यादा यूट्यूब पे भी कितना पड़ा हुआ है, वैसे कॉमन लाइफ में हमें इतना सुना है। अगर आप जॉब करते तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, है ना। वर्क फ्रॉम होम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको तो काफ़ी इस बारे में इजीली लिख सकते हैं। वैसे भी थोड़ा सा इजीली लिखा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा एक क्वेश्चन है कि हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं इसमें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे कि इम्पैक्ट इसका यह पड़ रहा है कि वैसे कुछ अच्छे भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं, कि कुछ लोग जिनके कुछ लोग घर पे रह के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या फिर वायलेंस की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी। और कुछ लोग अच्छा भी हुआ कि जो लोग अकेले रह रहे थे उनको कोई फैमिली मेम्बर मिल गया या फिर कुछ साथ मिल गया, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है, हाउ इज़ ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटी रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजप्शन। ये क्वेश्चन स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट से है, अर्बन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो उसके बेस्ड है ये क्वेश्चन कि जैसे कि टायर 2 सिटीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ उसका मिडिल क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और किस तरह वो ये कल्चर है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर उनके क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये स्पेशली बेसिकली उसके ऊपर है। नेक्स्ट है, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक context should they be considered as single category। अभी आपने अगर आज की या कल की न्यूज़ देखी हो तो उसमें आया है कि शेड्यूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कुछ 4 न्यू शेड्यूल ट्राइब्स को ऐड किया ट्राइब लिस्ट में। तो ये क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। तो इसमें से स्पेशली हमको ये देखना है कि इसमें पूछा गया कि वैसे तो वो अलग है ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, बट व्हाट इज़ कॉमन अमंग दैम। तो ये हमको स्पेशली इसको कनेक्ट करना है। इसमें ये है कि ट्राइबल के बारे में लिखना है और उसमें जो कॉमन है, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे काफ़ी टाइम से तो आप इजीली लिख सकते हो, और जो एग्जांपल वगैरह भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी हैज़ बीन कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, डिस्कस विद एग्जांपल्स। इसमें हम लोग जैसे कि कमेटी थी उस टाइम पे या फिर इंडिपेंडेंस टाइम पे
स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी थी उसका डिस्कस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री को मॉडर्न टाइम के साथ आज के टाइम पे कनेक्ट करना है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। वैसे तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं अभी को मैं आपको बताया, पर एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, इतना हमें याद नहीं आता है। जैसे अभी हमें याद आ रहा है कि कौन सी कमेटी थी, किसके अंडर थी, क्या रहा, तब उस टाइम से ऐसा लगता है कि कुछ फटाफट लिखने वाला। पर अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वो माइंड में अच्छे से रहेगा कि हमने कहीं पे ये लिखा था, कहीं पे ये पढ़ा था, तो वैसे भी राइटिंग करके जो ज़्यादा रिटेन होता है, तो वो स्पेशली हम इस ऐसे क्वेश्चंस को जो इतना इम्पोर्टेंट है, 15 मार्क का है, 250 वर्ड्स लिखने हैं जिस पे, तो उसमें अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमने प्रैक्टिस करी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, discuss the main contribution of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture। यहाँ पे भी गुप्ता पीरियड के एंशंट क्वेश्चन है, एंशंट हिस्ट्री से गुप्ता पीरियड का, चोला पीरियड का, उनके टाइम का जो उनके कल्चर का जो रहा है इम्पैक्ट, हमारे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कल्चर पे, हेरिटेज पे, उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। स्पेशली गुप्ता पीरियड को तो कहा जाता है गोल्डन पीरियड था आर्ट के लिए, तो उनके जो क्वाइंस रहे, उनकी जो बिल्डिंग्स रही हैं, और चोला पीरियड के टाइम का जो रहा है आर्ट और टेम्पल्स वगैरह स्पेशली, तो वो हमको यहाँ पे अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वैसे तो उसका ये, पर ये आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आ जाता है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी मिक्स किया गया इस बार यूपीएससी में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है इस बार। और थर्ड है भारतीय मिथक कला एंड वास्तुकला में सिंह एंड वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। यहाँ पे हमको बताना होगा कि जो ये है भारतीय मिथक की कला है, वास्तुकला है, कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है। स्पेशली यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस लग रहा है अभी, तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी अच्छे से मिक्स करके अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बस ये ऐसा है कि जिसको हम इग्नोर कर रहे थे मिडाइवल को, आर्ट एंड कल्चर को, उस पर लेस फोकस कर रहे थे, वही इस बार यूपीएससी ने ज़्यादा फोकस में डाले हैं, ज़्यादा उसमें से अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये हम लेसन ले सकते हैं कि हम बिल्कुल भी गलती ना करें, कोई भी टॉपिक छोड़ने की, कोई सब्जेक्ट छोड़ने की, जो भी है थोड़ा थोड़ा इतना कवर करके जाएं कि वहाँ पे हम 250-300 शब्द लिख सकें। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओशन करंट जैसे कि एल नीनो और ला नीनो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, और वेदर का, या क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। ओशन के जैसे सी लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, तो काफ़ी रिपोर्ट्स भी, जैसे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट्स काफ़ी आई, तो उसमें भी मेंशन था सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कुछ अगर फैक्ट्स वगैरह उसमें रेडी रखे तो उसको हम ईज़िली डाल सकते हैं, और करंट अफेयर को फॉलो करते करते हम अच्छे से अपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो भी है अच्छे से उसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हम सॉल्व कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशू फेस्ड बाय देम। रबर प्लांटिंग के बारे में है कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह कितनी कंट्री में कौन सा प्रोड्यूस करेगी, ये भी काफ़ी वैसे न्यूज़ में था। और इन्वायरमेंटल इशू जो फेस कर रहे हैं स्पेशली रबर प्लांटिंग और इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 16, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थ्यूमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप कंटिन्यूस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है गल्फ़ कंट्री के पास, है ना, तो वहाँ पे जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वहाँ पे हमने कुछ अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करी थी ताकि वो सेफली वहाँ से हमारा जो शिप्स है, जो ट्रेड है, वो सेफली वहाँ से क्रॉस कर सके। तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन चलाया था, तो इसका शायद ऑपरेशन संकल्प ऐसा कुछ चलाया गया था, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। तो हम अगर अच्छे से करंट अफेयर कवर करते रहेंगे तो ये जो हम अच्छे से ईज़िली से टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम को। इसलिए न्यूज़पेपर से जो टॉपिक है जो हम मिल रहे हैं उसके अच्छे से नोट्स बनाते रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ये है ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ट्रोपोस्फियर इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइन वेदर प्रोसेस।
हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी आ गया, क्योंकि जिसने ज्योग्राफी में ये अच्छे से पढ़ा होगा ट्रोपोस्फेयर कि ये कौन से नंबर की लेयर है, या फिर इसमें क्या होता है, या फिर कितना टेम्परेचर इसमें रहता है, इसका क्या इफ़ेक्ट है अपने इन्वायरमेंट, और ये अर्थ से पहली लेयर है, ये सब कुछ अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे से लिख सकेंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, दैट इज़ एनालाइज द साइलेंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी दिस इज कास्ट रिलीजन एंड रिलीजन। इसमें बेसिकली जो दिए गए हैं टर्म्स उसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, और उनकी जो विशेषता का पूछा गया है उसी में लिखना है। नेक्स्ट है 19 आर टॉलरेंस एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट इन मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एंगल है वो भी लिख सकते हैं, और थोड़ा जो अपना इंडियन कल्चर के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपने एथिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है तो उसमें ही कुछ टर्म्स आती हैं, तो उसमें जो प्रिपेयर किया है तो वो इसमें भी लिखा जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, यूपीएससी 1 का क्वेश्चन कभी यूपीएससी 2 में आ जाता है, और यूपीएससी 2 का थर्ड में, फोर्थ में, तो इसीलिए वो क्वेश्चन आप GS 1 में वो पूछा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पेपर आपस में रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो आप बिल्कुल ये ना समझे कि GS 1 की तैयारी ऐसे होएगी या अलग होएगी, या 2 की अलग होएगी। आप एक वाला भी तैयार करके रखेंगे तो दूसरे में काम आ सकता है। तो हमको ऐसे ही लेके चलना है कि 1 2 3 4 का इतने सिलेबस ऐसे अच्छे से कनेक्ट करना है, अच्छे से लिखना है कि हम कहीं भी ज़रूरत पड़े हम बस उसको क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम अपना उसको मोड़ लें, ताकि हमको हमारे नंबर कहीं से कम ना हो। ऐसा नहीं है कि 1 का जो प्रिपेयर किया वो 1 में ही जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है उसकी जैसी डिमांड है उस पर वैसे ही लिख दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resource with special reference to India। इसमें बताया ग्लोबल का और जो हमारे रिसोर्सेज है उसके बारे में बताया गया है। इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी और स्पेशली जो इंडिया के रेफरेंस से दोनों को कनेक्ट करके ही बताना है। तो ये स्पेशली टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की जैसे कि यूपीएससी के सिलेबस में दी गई है टर्म, उसको अच्छे से इसके बारे में सर्च किया हो। जो ऐसी टर्म सिलेबस में दी गई है ना, हम या तो फिर उसको खुद ही सर्च करके एक सिंपल अपनी लैंग्वेज में, एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिख लें, या तो फिर किसी साइट से या कुछ कहीं से भी नोट कर लें। तो कहीं अगर किसी में कहीं पूछी जा रही है जैसे क्वेश्चन में आए तो सीधा ही वहीं पे लिख दें, ना, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स है कि काफ़ी हम यूपीएससी में इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना सारा पढ़ते हैं कि वो याद नहीं रह पाता। तो ये था आज का GS 1 क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट हो सके, वो समझ सके कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।